नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। गुजरात के अहमदाबाद शहर में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलावार बम धमाकों के मामले की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने 49 कसूरवारों में से 38 के लिए सजाए मौत का ऐलान किया है, जबकि 11 मुजरिमों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई गई। इस मामले के 77 मुलजिमीन में से 28 को बरी कर दिया गया था। खुसूसी जज AR पटेल की अदालत ने आज जुमे के रोज सजा का ऐलान किया। अदालत ने 13 साल से भी ज्यादा वक्त तक चले मुकदमे के बाद गुज़िश्ता हफ्ते 49 अफराद को कसूरवार करार दिया था। मुद्दा अलयान ने सजा पर मंगल के रोज अपने दलाल खत्म किए, जबकि पीर के रोज इस्तिगासा के दलाल खत्म हुए थे और मुलजिमान को ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाने की अपील की गई थी। वाज़ेह है कि अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को सिविल अस्पताल समेत 23 पुरहुजूम मकामात पर शाम 6:30 से 8:45 के दरमियान सिलसिलावार धमाके हुए थे, जिनमें 56 अफराद हलाक और 240 अफराद जख्मी हुए थे। उसके बाद उसी साल 28 से 31 जुलाई के दरमियान सूरत शहर से 29 बम बरामद हुए थे, जो अहमदाबाद के धमाकों में इस्तेमाल हुए थे। अदालत में कल 77 मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा चला, जिनमें से 49 को कसूरवार करार दिया गया, जबकि 28 को सबूतों की अदम मौजूदगी के सबब रिहा कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन धमाकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने कबूल की थी। गुजरात पुलिस की तहकीकात के बाद इस मामले में पहले 11 लोगों को 15 अगस्त 2008 को गिरफ्तार किया गया था। बाद दीगर मुलजिमीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात के दौरान पता चला कि उन धमाकों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, अंडरवर्ल्ड और बैंड तंजीम सिमी से तब्दील हुए इंडियन मुजाहिदीन और दीगर मिलिटेंट तंजीमों का हाथ था। ये सिलसिलावार बम धमाके मुबैना तौर पर 2002 के गुजरात फसादात का बदला लेने के लिए अंजाम दिए गए थे। तहकीकात में यह भी पता चला कि मई में अहमदाबाद के करीब वटोवा इलाके में इस वाक़े की साजिश रची गई थी। गुजरात बम धमाके के मुकदमे का फैसला। खुसूसी सेशन अदालत के 49 कसूरवार मुलजिमीन में से 38 मुलजिमीन को फांसी और 11 मुलजिमीन को ताहयात उम्र कैद की सजा सुनाने के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि निचली अदालत का फैसला नाकाबिल यकीन है। इस रद्द-ए-अमल का इजहार उन्होंने आज जारी एक प्रेस रिलीज में किया। उन्होंने कहा कि जमीयतुल उलमाए हिंद उन सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और मुलजिमीन को फांसी के तख्ते से बचाने के लिए मुल्क के नामवर क्रिमिनल वकला की खिदमात हासिल करेगी और उनके मुकदमात मजबूती से लड़ेगी। हमें पूरा यकीन है कि आला अदालत से उन नौजवानों को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मुतअद्दिद मामले हैं जिनमें निचली अदालतों ने सजाएं दी, मगर जब वो मामले आला अदालत में गए तो मुकम्मल इंसाफ हुआ। उसकी एक बड़ी मिसाल अक्षरधाम मंदिर हमले का मामला है, जिसमें निचली अदालत ने मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम समेत 3 अफराद को फांसी और 4 लोगों को उम्र कैद की सजा दी थी। यहाँ तक कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन जमीयतुल उलमा हिंद की कानूनी इमदाद के नतीजे में जब यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये सारे लोग न सिर्फ बाइज्जत बरी हुए, बल्कि बेगुनाहों को दहशतगर्दी के इल्जाम में फांसने पर अदालत ने गुजरात पुलिस की सख्त सरजनिश भी की थी। अब एक अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से ही। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा कि वो CA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मुखालिफिन मुजाहिरीन के जायदादों को वापस करे, जो उसने 2019 में CA के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद जब्त कर ली थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच उत्तर प्रदेश के खिलाफ परवेज आरिफ टेटू समेत कई अर्जियों की समाअत कर रही थी। CA एक्ट के 2009 में CA एक्ट के खिलाफ एहतजाज के दौरान उत्तर प्रदेश में कई मकामात पर तशद्दुद हुआ था। इसमें सरकारी या प्राइवेट इमलाक को जितना भी नुकसान पहुंचा, उसका नुकसान मुजाहिरीन से लिया गया था। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 274 लोगों को नोटिस जारी किया था, उनकी जायदादें जब्त कर ली थी या उनसे पैसे लिए थे। रियासती हुकूमत के वकील गरिमा प्रसाद ने बताया कि इस बात का कोई डेटा नहीं है कि कितनी रकम बरामद हुई, लेकिन ये करोड़ों में है। सुप्रीम कोर्ट का यह हुक्म इसलिए आया क्योंकि आज उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने मुजाहिरीन को जारी नोटिस वापस लेने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत ने 14 और 15 फरवरी को तमाम
मुलजिम मुजाहिरीन को इतला भेजी कि उनके खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया गया है। रियासती हुकूमत ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि रियासती हुकूमत का मानना था कि कायदे के तहत मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। 2019 में लागू होने वाले उसूल के मुताबिक सरकारी या निजी इमलाक को तबाह करने पर किसी से हर्जाना लेने का अमल है। इस अमल के तहत हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज फैसला करते हैं कि किससे कितना हर्जाना लेना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस उसूल की पैरवी नहीं की गई थी और हुकूमत ने जिला मजिस्ट्रेट को जायदाद जब्त करने और हर्जाने की रकम वसूल करने का इख्तियार दिया था। फिर 2020 में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक नया कानून लाया जिसमें हर्जाने की उसूली और जायदाद को जब्त करने का उसूल बनाया गया। आज रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब हुकूमत 2020 के कानून के तहत कार्रवाई करना चाहती है। इस कानून के मुताबिक एक ट्रिब्यूनल तश्कील दिया जाएगा जो फैसला करेगा कि इमलाक की तबाही का जिम्मेदार कौन है और किससे कितना नुकसान वसूल करना है। कर्नाटका हाईकोर्ट में आज भी हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत हुई। इस मौके पर रियासती हुकूमत के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादगी ने हाईकोर्ट के सामने हाजिर होते हुए हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। एडवोकेट जनरल ने बताया कि इस मुकदमे में हिजाब के ताल्लुक से जो मौक़िफ़ है कि हिजाब का रिवाज इस्लाम के एक ज़रूरी मजहबी तरीक़ेकार के तहत नहीं आता। रियासत इस मसले का फैसला करने के लिए उसे कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी पर छोड़ देती है। इस मामले पर अगली समाअत हाईकोर्ट में 21 फरवरी को होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट के अबूरी हुक्म की तामील करते हुए रियासती हुकूमत ने जुमेरात को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें सरकारी अक़लियती इदारों में हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दी गई। ये सर्कुलर ख़वातीन तालिबात के हिजाब पहनकर क्लासों में आने और एहतजाज करने के वाक़यात पर गौर करने के बाद जारी किया गया, जिसमें तालीमी इदारों से मुतालबा किया गया कि वो पूरी रियासत में क्लासरूम में हेड स्कार्फ पहनने की इजाज़त दें। अक़लियती बहबूद और हज व वक्फ महकमे के सेक्रेटरी मेजर पी मुनियाना ने बताया कि सर्कुलर कर्नाटक हाईकोर्ट के अबूरी हुक्म के मुताबिक है। इसका इतलाक अक़लियती बहबूद के महकमे के ज़ेर इंतज़ाम रिहायशी स्कूलों और मौलाना आज़ाद इंग्लिश मॉडल स्कूल पर होता है। सर्कुलर में कहा गया कि उन तमाम दरखास्तों पर गौर करने के बाद हम तमाम तलबा को उनके मजहब या अक़ीदे से क़ते नज़र भगवा, स्कार्फ, हिजाब, मजहबी झंडे या क्लासरूम के अंदर अगले अहकामात तक पहनने से रोकते हैं। कर्नाटक से शुरू होने वाला हिजाब का तनाज़ा अब यूपी तक भी पहुंच गया। अलीगढ़ के धर्म समाज डिग्री कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुलबा ने भगवा लिबास पहनकर हिजाब के खिलाफ कैंपस में एहतजाज करके बुर्का और हिजाब पर पाबंदी का मुतालबा किया था। इसके बाद शुरू होने वाले सियासी बयानबाजियों के दरमियान कॉलेज इंतजामिया ने आनन फानन में ड्रेस कोड नाफिज करते हुए कॉलेज कैंपस में बुर्का और गमछे पर पाबंदी आयद करने का नोटिस चिस्पा कर दिया। धर्म समाज कॉलेज के तालिब इल्म मोहित चौधरी ने बताया कि उसने यहाँ से LLB की डिग्री हासिल की। उन्होंने दावा किया कि माजी में प्रिंसिपल को मेमोरेंडम देकर उन्होंने बात बताई थी कि यहाँ हिजाब, टोपी और बुरखे पर पाबंदी होनी चाहिए। तनाज़ा बढ़ने के बाद ये बात सामने आई कि कॉलेज इंतजामिया ने नोटिस चिस्पा किया और हमने 2 दिन पहले जाफरानी लिबास पहनकर एहतजाज दर्ज कराया था। टोपी बैन करो, बैन करो, बैन करो, बुर्का टोपी बैन करो, बैन करो, बैन करो। तुम हिजाब पहन कर आओगे हम भगवा को लहराएंगे, तुम हिजाब पहन कर आओगे हम भगवा को लहराएंगे, तुम हिजाब पहन नोटिस चुकाया गया सर कॉलेज कैंपस में। हाँ, हमारे विद्यार्थियों के अनुशासन को देखते हुए जो क्लास भी चल रही है साथ साथ एग्जामिनेशन भी चला है, तो कुछ विद्यार्थी कॉलेज में चेहरा ढक करके जो आ रहे हैं उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें बताया जाएगा कि इस तरीके से विद्यार्थियों का अगर वो कॉलेज में पढ़ने आते हैं तो उनका चेहरा तो खुला होना चाहिए। यही मेन प्रॉब्लम है इस समय कॉलेज में, तो उसे हम चीफ प्रॉक्टर से मिल करके हमने योजना बनाई है, नोटिस चस्पा कर दी गई है और उसे जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सर हिजाब या भगवा गमछा बैन किया जा रहा है? नहीं, कॉलेज कैंपस में हाँ एक तरीके से बैन तो नहीं किया जा रहा है, पर बच्चों को समझाएंगे
कॉलेज के अंदर बैन है, ठीक है। कॉलेज के अंदर तो बच्चों को इस तरीके से हिजाब लगाना या भगवा पहनना ये अलाउ नहीं होगा। जिस तरह से पिछले दिनों छात्रों ने भगवा पहनकर क्लास अटेंड की थी। नहीं, क्लास अटेंड नहीं की थी, वो बच्चों ने कुछ ऐसे अपने आप ही फोटोग्राफ बना करके भेज दिए, क्योंकि उस दिन जिस दिन का ये फोटोग्राफ इन्होंने भेजा है उस दिन तो कॉलेज में छुट्टी थी, कॉलेज की कोई क्लास नहीं थी उस दिन। तो हिजाब और दोनों गमछा। हज 2022 के लिए मरकजी हज कमेटी को 1 लाख से भी कम दरखास्तें मौसूल होना अपने आप में तशवीश का बाइस है। 15 फरवरी ऑनलाइन हज दरखास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। फॉर्म भरने की तारीख में तौसीह के बावजूद 3.5 माह की मुद्दत में मरकजी हज कमेटी को सिर्फ 92,381 दरखास्तें ही मौसूल हो पाई। याद रहे कि हज दरखास्त फॉर्म भरने की शुरुआत 1 नवंबर 2021 से हुई थी। मरकजी हज कमेटी के आदाद और शुमार के मुताबिक इस मरतबा तकरीबन 1900 के करीब बगैर महरम के हज पर रवाना होने वाली खवातीन ने दरखास्तें दी हैं। मुल्की सतह पर 49,363 दरखास्तें मर्द आजमीन की मौसूल हुई, जबकि 43,018 दरखास्तें खवातीन आजमीन हज की मौसूल हुई हैं। मुंबई के हज सोशल वर्कर्स ग्रुप के प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी दाऊद हनफी का कहना है कि हज कमेटी और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के हज अखराजात में अब ज्यादा फर्क नहीं रहा, इसीलिए अब आजमीन हज प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी तरजीह दे रहे हैं। पंजाब असेंबली इंतखाबात के दौरान सियासी हलचल अपने उरूज पर है और तमाम सियासी जमातों के कायदीन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इंतखाबात में वोटर्स तक पहुंचे। पंजाब में इंतखाबी मुहिम आज यानी जुमे की शाम खत्म हो चुकी है। ऐसे में सियासी जमातों ने वोटरों को अपनी जानिब मायल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दीगर कायदीन ने भी आज की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी ने भी अपने तौर पर बहुत शदीद मुहिम चलाई। देशद्रोहियों से मदद लेते हैं। केजरीवाल जी पर आरोप लगाया है कि केजरीवाल जी देशद्रोहियों से मदद लेते हैं। केजरीवाल जी को बाहर आकर हाँ या ना का जवाब देना चाहिए। उल्टी सीधी बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें पंजाब को सीधा बताना चाहिए कि कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ। छुपने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा ये पंजाब को बोलिए और लंबे भाषणों की जरूरत नहीं है। हम एक शब्द सुनना चाहते हैं, एक शब्द, हां या ना। पंजाब आपसे यह सवाल पूछ रहा है, केजरीवाल जी आपके पीछे कौन सी शक्ति है? पंजाब को बताइए, सच या झूठ। ये जो आरोप लगा है, ये जो आरोप आपके पार्टी के फाउंडर ने लगाया है, ये सच है या झूठ? पंजाब को बताइए। भाई और बहनों, पहचानो, चन्नी जी के पीछे कौन सी शक्ति है? चन्नी जी के पीछे पंजाब के गरीब लोगों की शक्ति है। मोदी जी ने, और देखिए मैं ऐसे नहीं बोलता, मैंने आपको उदाहरण दिया, मैंने आपको कहा, देखिए मोदी जी ने कहा था किसानों की मदद करूंगा, नहीं किया। सबसे बड़े उद्योगपतियों की मदद की। अब मैं चन्नी जी के बारे में बताता हूं। अमरिंदर सिंह जी देशद्रोहियों से मदद लेते हैं। केजरीवाल जी पर खालिस्तान के हामी कहे जाने पर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुखालिफिन पर पलटवार किया। पंजाब के भटिंडा में केजरीवाल ने कहा कि मैं स्वीट आतंकी हूं, जो एक ऐसा आतंकी जो लोगों के लिए अस्पताल स्कूल बनाकर देता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजता है। केजरीवाल ने खुद को शहीद आजम भगत सिंह का चेला बताया। केजरीवाल बोले कि
100 साल पहले अंग्रेजों ने उन्हें आतंकवादी कहा था। 100 साल बाद तारीख खुद को दोहरा रही है। आज उनके सबसे बड़े चेले को आतंकवादी कहा जा रहा है। इस बार ऊपर वाले की कृपा से, वाहिगुरु जी की कृपा से एक अच्छी पार्टी, ईमानदार पार्टी, नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। इससे डर के ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे नेता इकट्ठे हो गए हैं, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, और ये सारे आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से मोदी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कैप्टन अमरिंदर, चन्नी साहब, ये जितने नेता हैं, सुखबीर बादल, ये सारे इकट्ठे होके आम आदमी पार्टी को हराने में लग गए हैं। बिकॉज ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से जीते, ये नहीं चाहते कि भगवंत मान किसी भी तरह से सीएम बने। ये भगवंत मान ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार आदमी है, ये भगवंत मान को सीएम बनने से रोकना चाहते हैं। ये सारे मिलके पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होगे एक ही किस्म की भाषा बोलते हैं, केवल हमें गालियां दे रहे हैं ये सारे मिलके, केवल मेरे को, भगवंत मान को, आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे हैं हमें। और ऐसे लगता है जैसे सारे रात को बैठ के बातचीत करते हैं आपस में, वीडियो कॉन्फ्रेंस से या कॉल से, और अगले दिन सारी पार्टियां, सारे नेता एक ही भाषा में हमको गालियां देते हैं, एक ही जैसी भाषा बोलते हैं। तो हमारा कसूर क्या है? ये सारे के ऐसा आप देखेंगे, सुखबीर बादल चन्नी जी के खिलाफ नहीं बोलता, चन्नी जी सुखबीर बादल के खिलाफ नहीं बोलते, बीजेपी वाले बाकियों के खिलाफ नहीं, ये सारे केवल और केवल हमें गालियां दे रहे हैं, सारे मिलके एक ही भाषा में। हमारा क्या कसूर है? हमने क्या कर दिया? हम यही तो कह रहे हैं ना कि हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे किए, यहाँ पे एक मौका दो, हम पंजाब के भी स्कूल अच्छे करेंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब में मौका दो, हम यहाँ भी अस्पताल अच्छे बनाएंगे, सबको फ्री इलाज देंगे, फ्री दवाई। पंजाब कांग्रेस के सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अमृतसर में कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर सिंह बादल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कैप्टन या बादलों का इंतखाब किया गया तो ये एक ऐसा कदम होगी जो पस्ती की जानिब ले जाएगी। अगर तब्दीली लानी है तो ये उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ इशारा किया, करते हुए कहा कि एक मनसूबाबंदी के साथ आपके सामने है। बन चुके हैं, हम कर्जा लेके ट्यूबवेल लगा रहे हैं और ट्यूबवेल निकाल के पानी निकाल रहे हैं, विच इज अ वेरी बैड साइकिल एंड इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, इट्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। देयरफॉर उसकी डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोल्ड स्टोरेज भी है जो किसान के लिए बहुत अहमियत रखता है। फिर इसकी जो प्रोसेसिंग है, मैंने पहले ही कहा था, वो अगले पॉइंट में मैं लेके आऊंगा। तो उसके बाद फ्री एजुकेशन फॉर ऑल नीडी स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, colleges, universities, SC scholarship to continue, extended to OBC and general category also. We'll give it to you in detail, but आम आदमी को ये समझ आनी चाहिए कि हम फ्री एजुकेशन सरकारी स्कूलों में भी, यूनिवर्सिटी ऐसी स्कूलों में, और हमारा प्रयास ये होगा कि सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो, ये गोल चीफ मिनिस्टर का है कि हम सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर कर रहे हैं। फ्री हेल्थ सर्विस सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फ्री हेल्थ सर्विस। समाजवादी पार्टी पर दहशतगर्दों के मुकदमा वापस लेने का इल्जाम लगाते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तंज किया और कहा कि बुलडोजर को इंतखाबात के दौरान मरम्मत के लिए भेजा गया है, जिसका इस्तेमाल 10 मार्च के बाद जराइम पेशा अनासिर और बदमाशों को सबक सिखाने के लिए किया जाएगा। तीसरे दिन उसके घर में नोटिस पहुंच जाती है कि इसने इतनी संपत्ति का नुकसान किया है, इस संपत्ति की अब भरपाई भी ये कर ले। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं होगा, भाइयों बहनों, व्यवस्था को आप अच्छे ढंग से आगे नहीं बढ़ा सकते। और बिना भेदभाव के इन पेशेवर दंगाइयों और अपराधियों को, इन बमबाजों को जो बम चला करके राज्यों को राज नहीं करवाते थे, बेटी और बहनों की सुरक्षा पे सेंध लगाते थे, व्यापारियों की सुरक्षा पर सेंध लगाते थे, उन
अपराध करोगे तो उसकी भुगतान भी करोगे। और भाइयों बहनों, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता, बमबाजी नहीं होती। आज तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से निकल रही है और कांवड़ यात्रा में हर हर बम बम के नारे लगते हैं। जालौन में मुनक्किदा जलसे-आम से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि उस पार्टी यानी बीजेपी ने ज़राअत के 3 सियाह क़वानीन को नाफिज करके 750 किसानों का कत्ल किया। अगर बीजेपी दोबारा इख्तियार में आई तो ऐसे क़वानीन लाकर आपकी ज़मीन फरोख्त कर देगी। ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने के बावजूद किसानों ने बीजेपी को माफ़ नहीं किया है। बगल में ही बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका मैंने सुना, उन्होंने कहा कि उन्होंने न जाने क्या क्या बुंदेलखंड को दे दिया है। बताओ बुंदेलखंड के भाइयों बहनों नौजवान साथियों, क्या मिल गया आपको? क्या आपकी आय दोगुनी हो गई? आप इनका घोषणा पत्र उठा करके देखिए। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि किसानों की 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। बताएं हमारे किसान भाई, आय किसी की दोगुनी हो गई हो? और जो सरकारी खरीद में जो कीमत मिलनी चाहिए थी आपकी फसल को, एमएसपी, ये सरकार एमएसपी भी नहीं दिलवा पाई। धान की लूट हो गई और कमाई आदि कर दी। महंगाई इतनी बड़ी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और जब खाद की बोरी लेने गए होंगे, डीएपी की बोरी लेने गए होंगे किसान भाई, बताओ बोरी मिल गई आपको खाद की कि नहीं मिली? और जब बोरी लाए भी हो गए तो उसमें भी 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी केवल खाद में नहीं हुई। और अगर आप कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को आज इस बात की सजा दी जा रही है कि वो बीजेपी के सामने नहीं झुके। यह बयान हाल ही में लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से वाबस्ता एक मामले में मुजरिम करार दिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने दिया। अब बात कोरोना वायरस की। आज दुनिया भर में कोरोना के मजमूई जो मुतासरीन है उनका मजमूई आंकड़ा 42 करोड़ के पार हो गया। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 21,06,994 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 12,505 अफराद ने अपनी जान गंवाई। इस इजाफे के बाद कोरोना से अब तक मुतासिर हो चुके अफराद की मजमूई तादाद 42,08,50,552 हो गई, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 58,84,181 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 7,59,569 अफराद का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,818 नए केसेस मिले। इस दौरान 492 मरीजों की मौत हुई और करीब 42,000 मरीज रिकवर हुए। 8 रियासतों में बीते 24 घंटों में कोरोना के 100 से भी कम केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना से अब तक 5,10,905 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,27,00,000 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को वो दीगर शहरियों को वहां से निकालने के लिए कवायद तेज हो गई है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से यूक्रेन के लिए फ्लाइट्स की तादाद पर लगी पाबंदी हटाने के बाद जुमे के रोज एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट्स ऑपरेट करने का ऐलान किया। ये फ्लाइट 22, 24 और 26 फरवरी को हिंदुस्तान से यूक्रेन के बोरिस्पिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच ऑपरेट की जाएंगी। एयर इंडिया के ओहदेदारों ने बताया कि इन फ्लाइट्स के लिए एयर इंडिया बुकिंग ऑफिसेज, वेबसाइट, कॉल सेंटर और ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स के जरिए टिकट बुक कराया जा सकता है। स्पेस टूरिज्म के लिए 2021 का साल काफी अहम रहा। रिचर्ड ब्रांसन और जेफ बेजोस जैसे अरबपतियों ने अपनी अपनी स्पेस कंपनी के स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल कर स्पेस टूरिज्म की शुरुआत की थी। स्पेस ट्रिप के लिए टिकटों की बुकिंग भी की गई थी। अब नए साल में रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन
ग्लैटनिक ने एक बार फिर स्पेस के सफर करने की ख्वाहिशमंद लोगों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। इसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। अगर आपका एप्लीकेशन मंजूर होता है तो आपको एडवांस में 1 करोड़ 12 लाख रुपए जमा कराने होंगे, जिसमें से 18 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल है। नवंबर 2021 तक वर्जिन गैलेक्टिक के पास अपने पूल में 700 के करीब ग्राहक थे। कंपनी की स्कीम 2022 के खत्म तक अपनी कमर्शियल फ्लाइट शुरू करने की है। तब तक वो कम से कम 1000 ग्राहक बनाना चाहती है। अटलांटिक ओशन में अजोरेस आइलैंड के पास चाशुमे की दोपहर को पनामा फ्लैग कार्गो शिप फैसिलिटी एस में आग लग गई। जर्मनी से अमेरिका जा रहे जहाज में हजारों लग्जरी गाड़ियां मौजूद है। वहीं 22 क्रू मेंबर्स को पोर्चुगल की नेवी और एयरफोर्स की मदद से निकाल लिया गया है। सभी महफूज हैं। नेवी का कहना है कि जहाज की निगरानी की जा रही है। आग अभी भी लगी हुई है। शिप के पास के बंदरगाह पर ले जाने की स्कीम बन रही है। पोर्चुगल के अजोरेस आइलैंड का एक बंदरगाह करीब है, लेकिन जहाज को वहां ले जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि शिप 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है। वॉक्सवैगन के यूएस ऑपरेशंस के एक ईमेल से पता चला कि जहाज पर 3965 वॉक्सवैगन एजी गाड़ियां हैं। इसके अलावा इसमें पोर्श, ऑडी और लैम्बोर्गिनी भी शामिल है। जहाज में मौजूद 100 से ज्यादा जीटीआई, गोल्फ आर और आईडी 4 मॉडल के यहाँ पे गाड़ियां हैं। आग लगने से काफी नुकसान होने का अंदाजा लगाया गया है। पहले ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वबा की वजह से घाटे में चल रही है। इश्तेहार एजेंसियां अपने मुआसरीन पे सबकत ले जाने के लिए अछूते ख्यालात की तलाश में रहती हैं। बहुत सी इश्तेहारी फिल्में देखने लायक वीडियोस बनाती हैं और लोगों की तवज्जो हासिल करती है, मगर कोई इश्तेहार सारी दुनिया में तहलका मचा देता है। ऐसा कभी कभार ही होता है। दुबई की फिजाई कंपनी एमिरेट्स एयरलाइंस के हालिया इश्तेहार ने मकबूलियत की जिस बुलंदी को छुआ उसे ब्रिज खलीफा कहते हैं। जी हाँ, इस अछूते इश्तेहार में एक मॉडल एमिरेट्स एयरलाइन की फिजाई मेजबान के लिबास में एक प्ले कार्ड उठाए खड़ी है। प्ले कार्ड पे तहरीर है, यूएई की एम्बर फेरिस में शमूलियत से हमें दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचने का एहसास मिला। एमिरेट्स के साथ प्रवास बेहतर प्रवास। कैमरा मॉडल और प्ले कार्ड को नजदीक से दिखाते हुए जूम आउट करता है तो नाजरीन दम्बखुद रह जाते हैं, क्योंकि वो ब्रिज खलीफा की 828 की मीटर फलकबोज चोटी पे खड़ी है। ये इश्तेहार प्राइम प्रोडक्शन नामी इश्तेहार साज कंपनी ने बनाया। मॉडल की एक चैनल से खास गुफ्तगू से मालूम होता है कि इश्तेहार का बुनियादी ख्याल एमिरेट्स का ही था, जिसे अमली शक्ल देने के लिए उस कंपनी की मदद ली गई। इस इश्तेहार में नजर आने वाली मॉडल का नाम निकोल स्मिथ लुडविक है। इस इंटरव्यू में निकोल ने बताया कि एमिरेट्स स्टंट बिलाशुबा वही लम्हा है जिसके लिए उसने बरसों मेहनत की। मैं शायद अपने उन एहसासात को अल्फाज में बयान ना कर पाऊं जब मैं ब्रिज खलीफा की बुलंदियां तय कर रही थी। हर कदम गोया मेरी जिंदगी भर की मेहनत और यहां तक पहुंचने के सफर का आईनेदार था। मैं 25 बरस की उम्र में बेवकूफी का धचका सहारा लेकर अपने रास्ते खुद तरतीब देने वाली निकोल का कहना है कि ब्रिज खलीफा की सतह पर पांव रखकर उन्होंने एक लंबी सांस ली और खुद से मुखातिब होकर कहा, निकोल तुमने अपना हदफ हासिल कर लिया। Mom, I'm on top of the world. नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।